Hello friends, welcome to our own channel Brain Teaser Academy True Learning. Today I am your friend Deepak Chaudhary and we are continue with the second part of the making of the constitution. So let's start. So हमने लास्ट वीडियो में देखा अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करती है एंड सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, अडोप्टेड कब हुआ था ये? जनवरी 22, 1947 में. और इसको जवाहरलाल नेहरू ने मूव कब किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को? दिसंबर 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था और ये अडोप्ट हुआ था जनवरी 22, 1947. इसमें क्या कहा था? इट रीड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था एंड भविष्य के शासन के लिए संविधान तैयार करना जो भी है तैयार कर चुके थे ये लोग. वेयर इन द टेरिटरीज डेट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज डेट नाउ फॉर्म द ब्रिटेन इंडियन स्टेट्स. Okay, so in the second point, ऐसी territories that was part of British India, along with it जो इंडियन स्टेट्स बना रही थी एंड इंडिया के बाहर का पार्ट जो स्टेट्स टेरिटरीज जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट होना चाहती है उन सबका इंडिया जो है वो यूनियन रहेगा. ओके, वेयर एन एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे बैकवर्ड क्लासेस को, ट्रेवल एरियाज़ को, माइनॉरिटीज़, डिप्रेस्ड और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको. एंशियंट लैंड जो है उनको अपना राइटफुल ऑनर प्लेस मिलेगी. ओके ना, एंड वो काम करेंगे वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, प्रमोशन के लिए. और ये जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट कब किया गया था असेंबली में? ऑन जनवरी 22, 1947. ओके, नेक्स्ट वी सी इज चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट. क्या क्या चेंजेस आए थे इंडिपेंडेंट एक्ट के बाद? ओके, इंडिपेंडेंट एक्ट जब आया था तो क्या क्या चेंजेस आए थे? फर्स्ट पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ग्रेजुअली ज्वाइन इट. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनने कम बैक कर लिया था, वो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं हिस्सा ले रहे थे या पार्ट ले रहे थे उन लोग. और इस बार क्या किया, इंडिपेंडेंट एक्ट आते ही उन लोग पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया है ना, ज्वाइन कर ली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उन लोग ने. एंड ऑन अप्रैल 28, 1947 को रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे 6 स्टेट्स के वो असेंबली का पार्ट हो चुके थे, बन चुके थे. और एक्सेप्ट करने के बाद माउंटबेटन प्लान जब आया था 3 जून 1947 को, जो कि क्या था, पार्टीशन हो रही थी कंट्री की, उसके लिए आया था माउंटबेटन प्लान. उसके बाद ही जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन लोग ने अपनी सीट्स जो है मुस्लिम लीग में, ठीक है ना, और असेंबली में दोनों में ले ली थी अपने पास, ठीक है ना. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, ये 3 चेंजेस इसमें आए थे. और पहला चेंज क्या आया था, असेंबली जो थी पूरी तरह से सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी. और इनको इसके अंडर में इसको एम्पावर किया गया था, पावर दी गई थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं इंडिया के लिए, जो भी इंडिया से रिलेटेड हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं. एंड असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन चुकी थी. लेजिस्लेटिव मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे, संविधान बना सकती थी और जो भी लॉज थे और नई लॉज थे उनको चेंज भी कर सकती थी. जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह एक्ट करेगी या मेट करेगी तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे. एंड जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेगी तो GV मवलनकर जो थे उसके जो भी चेयरमैन थे वो हुआ करते. ये जो 2 फंक्शंस थे ये कब तक चले थे? नवंबर 26, 1949 तक, जब तक जो है संविधान बनने का जो अपना कार्य था वो पूर्ण नहीं हो चुका था ना, तब तक ये चला था. सो थर्ड पॉइंट इज द मुस्लिम लीग मेंबर्स ने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था असेंबली से. और अभी जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो ओरिजिनली थी 389 और अब कितनी हो चुकी थी? 299. जो ओरिजिनली 1946 में 389 थी और अब 299 हो चुकी थी. इंडियन प्रोविंसेस की कितनी हो चुकी थी? पहले 296 थी और अब कितनी हो चुकी थी? 229. और प्रिंसली स्टेट्स की घट के कितनी हो चुकी थी? 93 to 70. ठीक है. इंटरिम गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो फॉर्म हो चुकी थी 2 सितंबर 1946 को, जिसमें एक भी मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं था. फाइनली जो 26 अक्टूबर 1946 को 5 मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग के वो कैबिनेट के अंदर इंक्लूड हुए थे. ओके, अदर फंक्शंस परफॉर्म. और कौन कौन से फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म किए थे वो देखते हैं. इट रेटिफाइड द इंडियंस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949. ओके, तो उस समय क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ में इंडियंस की एंट्री नहीं थी इससे पहले. तो अब क्या हुआ था, इंडियंस मेंबरशिप मिल गई थी, उन्हें मंजूरी मिल चुकी थी, कॉमनवेल्थ में एंट्री मिल चुकी थी. ओके, और सेकंड पॉइंट इज अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को.
एंड नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950। हमारा नेशनल एंथम कौन सा पता है ना, जन गण मन, और ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये कब हुआ था, अडॉप्ट हुआ था? जनवरी 24 1950 में। ये याद करने वाला पॉइंट है, प्लीज़ याद करें। राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था कब? 24 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थे इसके 11 सेशंस हुए थे। 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज कंप्लीट जो थे इसको लगे थे बनने में, और इसमें 11 सेशंस हुए थे। और ये 60 कंट्रीज़ से लिया गया था, इसका जो कॉन्स्टिट्यूंट मैटर था 60 कंट्रीज़ के संविधान से लिया गया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको बनने के लिए 114 डेज लगे थे, मतलब जो रफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक तरह से बनने के लिए, तैयार होने के लिए उसको। और उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था? 64 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आया था उस टाइम का। 64 लाख, इस टाइम का आप अनुमान लगा सकते हैं कितना होगा। ऑन Jan 24 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था, और ये कब तक चला था? जनवरी 26 1950। जनरल इलेक्शंस जो थे 1951 1952 के, उसके बाद तक ये चला था। वी एन राव जो थे उसको एडवाइज़र असेंबली का अपॉइंट कर दिया गया था उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट इज मेजर कमिटीज़। कुछ कमिटीज़ थी उस टाइम पे, कुछ कमिटीज़ फॉर्म की गई थी, उनके कुछ चेयरमैन्स देखते हैं। यूनियन पावर कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड कौन थे या चेयरमैन कौन थे? J.B. कृपलानी। और जो माइनॉरिटीज सब कमेटी थी उसके H.C. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटीज़ के हेड कौन थे? गोपीनाथ बरदोलोई। एक्सक्लूड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज के आसाम को छोड़ के उसके चेयरमैन कौन थे? A.V. ठक्कर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन थे? ऑब्वियसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑब्वियसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी। और फाइनेंस कमेटी के डॉक्टर महेंद्र प्रसाद थे। एड हॉक ऑफ नेशनल फ्लैग के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्लीज़ इसको जॉट डाउन करें और याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर कमेटीज़ हैं। ओके, जॉट डाउन देम ऑल। एंड नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी? 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी। इसका टास्क क्या था, इसका कार्य क्या था? इसका काम ये था नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। ओके, इसमें 7 मेंबर्स की कमेटी थी ये, जिसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो चेयरमैन थे। और अदर मेंबर्स कौन कौन से थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव थे, जिन्हें किसको रिप्लेस किया था? BL मिट्टर को, जिनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। TT कृष्णमाचारी, इनने किसको रिप्लेस किया था? DP खेतन को, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी 1948 में। पहला जो ड्राफ्ट था वो कब पब्लिश हुआ था? Feb 1948 में, जिसको 8 मंथ्स लगे थे डिस्कस करने के लिए। और जो सेकंड ड्राफ्ट था वो कब पब्लिश हुआ था? अक्टूबर 1948 में। टाइम कितना लगा था ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रिपेयर करने में? ड्राफ्ट को 6 मंथ्स लगे थे। और ये सारा जो था ये सेटअप कितने दिन में हुआ था? 141 डेज में सेटअप हुआ था। ओके, नाउ वी लुक एट द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उसके लॉज थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट ड्राफ्ट जो था नवंबर 4 1948 में, जिसकी पहली रीडिंग लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? नवंबर 4 1948 में लगाई गई थी। जनरल डिस्कशन जो था कितने दिन चला था? ये 5 डेज चला था। नवंबर 4 1948 से लेके नवंबर 9 1948 तक इसकी फर्स्ट रीडिंग चली थी, इसका डिस्कशन चला था। और इसकी जो सेकंड रीडिंग थी वो नवंबर 15 1948 को लगाई गई थी। और ये कब ख़त्म हुई थी? अक्टूबर 17 1949 तक ये चली थी। इस बीच 7653 अमेंडमेंट जो थे वो प्रपोज किए गए थे, जिनमें से एक्चुअली जो डिस्कस किए थे वो ओनली 2473 थी। थर्ड रीडिंग जो थी वो नवंबर 14 1949 को लगाई गई थी, और नवंबर 26 1949 को पास हुआ था। और रिसीव किए थे सिग्नेचर्स जो मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के। कब किए थे? नवंबर 26 1949। आउट ऑफ 299 मेंबर्स
सिर्फ 284 जो थे वो प्रेजेंट थे उस दिन, उनने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कब हुआ था, नवंबर 26 1949 में, जिसमें कितने थे, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स जो थे। उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो पायलट किया था उन्हें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और जो उनको बोला जाता था, मॉडर्न मानू भी बोला जाता था उनको, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उनको बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी इन्फोर्स हुए थे वो क्या क्या थे, प्रोविजंस कुछ लागू हुए थे उस टाइम पर, कुछ ही हुए थे। नवंबर 26 1949 में, जैसे आर्टिकल 5, 6, 8, 9, 60, और जो बचे कुछ वो थे वो कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को, जो कि क्या था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना उसी दिन। ये डेट क्यों चूज़ करी गई थी, क्योंकि रिजोल्यूशन हुआ था लाहौर सेशन का दिसंबर में 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए ये डेट जो थी वो चूज़ करी गई थी एज अ रिपब्लिक डे। ओके, सो अब कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है ना, वो देखें वो क्या क्या थे, वो कुछ इल्ज़ाम भी लगाए गए। वो क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सॉवरजिन बॉडी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, कांग्रेस प्रभुत्वता है कांग्रेस की ही, लॉयर पॉलिटिशियंस ही हैं इसमें ज़्यादातर, हिंदूज़ ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारे इल्ज़ाम क्रिटिसिज्म लगाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को लेके। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या थे उसके, एलिफेंट जो था वो सिंबल एज अ सिंबल लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सर बी एन राव जो थे वो लीगल एडवाइज़र उनको घोषित किया गया। एच वी आर अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। एस एन मुखर्जी जो थे वो कौन थे, चीफ ड्राफ्टमैन, उनको बनाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो कैलीग्राफर बनाए गए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था, और ओरिजिनल वर्जन जो था ब्यूटीफाइड किया और डेकोरेट किया आर्टिस्ट ने, जिसमें कौन कौन थे, नंदलाल बोस थे, बेहोहर राम मनोहर सिन्हा थे, फ्रॉम शांति निकेतन से थे बेहोहर राम मनोहर सिन्हा, एंड नंदलाल बोस जो थे वो थे इसमें इंक्लूड। हिंदी वर्जन जो था वो कृष्ण वैद्य ने किया था, एंड जो डेकोरेट और इल्यूमिनेट किया था वो किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर्स ऑल क्वेश्चंस। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सब में आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो यहाँ लेने वाला हूँ मैं। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जो मैंने टॉपिक्स में कवर करा चुका हूँ ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस नहीं लिए मैंने, क्योंकि वो रिपीट हो जाते, और जो उनसे डिफरेंस थे थोड़े से, वो सारे क्वेश्चंस लिए अभी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम पे कौन है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे पावरफुल है, सबसे सुप्रीम है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज इन इंडिया द पावर ऑफ द जुडिशियली रिव्यू इज एंजॉयड बाय। तो जुडिशियली रिव्यू की जो पावर है वो कौन कौन एंजॉय कर सकता है, दोनों ही एंजॉय कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मीन्स यूनियन और स्टेट के जो दोनों के मिली हुई लिस्ट जो होती है, जो दोनों के जो कॉमन होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो की गई, वो बोरो की गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम। वो कहाँ से फंडामेंटल राइट्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो कहाँ से अडोप्ट किए गए थे, यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडोप्ट किए गए थे। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्यों इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो इंडिया में जो है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है ना, इसीलिए ये जो है डिफरेंट है उससे। सो नाउ our chapter is completed, and in our next video we start with the next chapter, that is the salient features of the constitution. Till then, thank you very much, and I hope you enjoy this video. Thank you again.